आज हम पढ़ेंगे थर्मोरेगुलेशन के बारे में। थर्मोरेगुलेशन होम्योस्टेसिस की टाइप है। इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन कर लेते हैं। एक्सटर्नल टेम्परेचर में चेंज आए, उसकी वजह से इंटरनल टेम्परेचर चेंज होगा, लेकिन ऑर्गेनिज्म उसको एडजस्ट कर लेंगे, उसको फिर नॉर्मलाइज कर लेंगे। इस एबिलिटी को थर्मोरेगुलेशन कहा जाता है। अब चूंकि प्लांट भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो इनमें भी थर्मोरेगुलेशन का प्रोसेस मौजूद है। तो प्लांट किस तरह से थर्मोरेगुलेशन करते हैं, उनका तरीकाकार क्या है, इस पे बात करेंगे। पहली कंडीशन है जी हाई टेम्परेचर। जब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में टेम्परेचर हाई होगा, प्लांट का बॉडी टेम्परेचर भी बढ़ना शुरू होगा। तो प्लांट इसको किस तरह से मैनेज करेंगे, बल्कि इसको मैनेज करना क्यों जरूरी है, पहला क्वेश्चन तो ये है। देखिए, जब प्लांट बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, तो एंजाइम डीनेचर होना शुरू हो जाते हैं, मेटाबॉलिज्म रुक जाता है और प्लांट की डेथ हो जाती है। इसलिए प्लांट की मजबूरी है कि उसे इस हाई टेम्परेचर को लो करके नॉर्मल पे लाना है, या अपने एंजाइम को हाई टेम्परेचर से बचाना है। इसका एक तरीका है इवेपोरेटिव कूलिंग। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है, प्लांट बॉडी के टेम्परेचर में जो ही इजाफा होगा, प्लांट में ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस स्पीड अप हो जाता है। और आप जानते हैं, जब ट्रांसपायरेशन होती है तो उसका फिर एक कूलिंग इफेक्ट भी होता है, उससे बॉडी टेम्परेचर कम होकर दोबारा नॉर्मल लेवल पे आ जाता है। इवेपोरेटिव कूलिंग बाजार मेथड तो बहुत अच्छा है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। जब आ रही है, हेलो। तो इवेपोरेटिव बाजार बहुत अच्छा मेथड है प्लांट के लिए, लेकिन इसका एक नुकसान, एक डीमेरिट, एक डिसएडवांटेज भी है। ज्यादा ट्रांसपायरेशन होगी तो प्लांट सेल में वाटर की डेफिशिएंसी होगी, टर्गर प्रेशर खत्म हो जाएगा, विल्टिंग होगी या पौधा मुरझा जाएगा, और इसी कंडीशन में प्लांट की फिर मौत भी वाक़या हो सकती है। तो ट्रांसपायरेशन की वजह से हाई टेम्परेचर नॉर्मलाइज तो हो जाता है, लेकिन इसकी वजह से प्लांट को डिहाइड्रेशन भी फेस करना पड़ सकती है। तो क्या कोई ऐसा मेथड नहीं है कि प्लांट के एंजाइम हीट के इफेक्ट से महफूज भी रहें, ट्रांसपायरेशन भी ना करनी पड़े, विल्टिंग भी फेस ना करनी पड़े? जी, एक मेथड मौजूद है, और ये स्पेशली मेथड उन प्लांट में है जो टेम्परेट रीजन्स में पाए जाते हैं। इक्वेटर और जमीन के जो पोल हैं, उनके दरमियान में कहीं पे ये इलाके होते हैं। इन इलाकों में जो प्लांट पाए जाते हैं, उनको टेम्परेट रीजन प्लांट कहा जाता है। तो यहाँ पे गर्मी का मौसम भी आता है, सर्दी का मौसम भी आता है। तो गर्मियों के मौसम में ये प्लांट 40 सेंटीग्रेड से भी ज्यादा टेम्परेचर फेस करते हैं। तो उस टेम्परेचर से बचने के लिए ये क्या करेंगे, ये अपने एंजाइम के इर्द गिर्द स्पेशल प्रोटीन्स लगा लेते हैं। इन प्रोटीन्स को हीट शॉक प्रोटीन कहा जाता है। ये प्रोटीन हीट को ऑब्जॉर्ब कर लेती हैं, बहुत ज्यादा हीट को ऑब्जॉर्ब कर लेती हैं, लेकिन खुद डी नेचर नहीं होती। ये आप कह सकते हैं कि ये हीट रेजिस्टेंट प्रोटीन्स हैं।
तो जो ही इनकी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू होता है, सेल के अंदर हीट का लेवल बढ़ना शुरू होता है, तो हीट शॉक प्रोटीन एंजाइम को एम्ब्रेस कर लेते हैं, ये एंजाइम को घेरा डाल लेते हैं। अब हीट का डायरेक्ट इफेक्ट एंजाइम के ऊपर नहीं होगा। अब इसको बिल्कुल ऐसे ही समझें जैसे अगर आपने एक गर्म बर्तन नंगे हाथों से छूना हो, तो वो हीट आपके हाथों को डैमेज करेगी। अगर आप उसी गर्म बर्तन को कपड़े की मदद से या मोटे ग्लव्स की मदद से पकड़ेंगे, तो आपके हाथ पे हीट का इफेक्ट नहीं आएगा। अब हीट और आपके हाथ में बैरियर कौन बना है? वो कपड़ा बन गया है। बिल्कुल इसी तरह सेल के अंदर जब हीट बढ़ती है, तो प्लांट सेल किन प्रोटीन को सिंथेसाइज कर लेते हैं? हीट शॉक प्रोटीन। और ये प्रोटीन एंजाइम को घेरा डाल लेते हैं और एंजाइम हीट के इफेक्ट से महफूज रहते हैं। ठीक है, सवाल यहाँ पे ये है कि इन प्रोटीन में ऐसी क्या खास बात है कि हीट की वजह से डीनेचर नहीं होती? एंजाइम भी तो प्रोटीन है, वो थोड़ी सी भी जरूरत से ज्यादा हीट होगी तो एंजाइम इफेक्ट होंगे। तो हीट शॉक प्रोटीन भी प्रोटीन ही है। ये हीट रेजिस्टेंट क्यों है? इस प्रोटीन की स्ट्रक्चर में क्या ऐसी खास बात है कि ये हीट रेजिस्टेंट है? आपका क्या ख्याल है इस सिलसिले में? क्योंकि ये हाईली फोल्डेड होती हैं। हाँ, हाईली कंडेंस्ड या फोल्डेड प्रोटीन होती हैं, लेयर बाय लेयर इनकी अरेंजमेंट होती है, इसलिए फिर हीट का इफेक्ट इन पे नहीं होता। तो फिर बताइएगा जी, अगर प्लांट बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा तो क्या नुकसान होगा? एंजाइम डीनेचर हो जाएंगे। अब इस हाई टेम्परेचर से बचने के लिए प्लांट क्या करते हैं? या तो इवेपोरेटिव कूलिंग का तरीका अख्तियार करते हैं, और उसमें खराबी क्या है? डिहाइड्रेशन भी हो सकती है। या फिर प्लांट क्या कर लेते हैं? एंजाइम के इर्द गिर्द हीट शॉक प्रोटीन को जमा कर लेते हैं और एंजाइम हाई टेम्परेचर से महफूज रहते हैं। अब आ जाते हैं लो टेम्परेचर। जब एनवायरमेंट में टेम्परेचर लो होगा, जरा एक मिनट जरा ऑनलाइन ही रहिएगा, मैं दूसरा पेज आपके साथ शेयर करता हूँ। टेम्परेचर लो होगा तो प्लांट बॉडी का टेम्परेचर भी लो होना शुरू हो जाता है। अब प्लांट इस लो टेम्परेचर को एडजस्ट करेगा। किस तरह से एडजस्ट करेगा, इस मैकेनिज्म पे भी बात कर लेते हैं। पहले तो बेटा ये देखें कि लो टेम्परेचर दो टाइप का हो सकता है। मॉडरेट लो टेम्परेचर, ये जो हल्की फुल्की सर्दी होती है, और फ्रीजिंग टेम्परेचर के एनवायरमेंट में इतना लो टेम्परेचर हो जाए कि वो बर्फबारी शुरू हो जाए। इन दोनों कंडीशंस में प्लांट अपने आप को कैसे महफूज रखते हैं? मॉडरेट लो टेम्परेचर की बात करेंगे। जब मॉडरेट लो टेम्परेचर होता है तो प्लांट की सेल मेम्ब्रेन में मौजूद लिपिड्स ये क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। प्रोटीन्स क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। और अगर मेम्ब्रेन के लिपिड प्रोटीन क्रिस्टल फॉर्म में चले गए तो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी, मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी ये मुतासर होगी। और अगर फ्लूइडिटी मुतासर होती है तो फिर मेम्ब्रेन में से एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल स्टॉप हो जाएगा और प्लांट सेल डेड हो जाएगा। अब प्लांट के पास स्ट्रेटेजी क्या है कि जो ही इसका टेम्परेचर लो होना शुरू होता है तो ये मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद सैचुरेटेड फैटी एसिड को अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में कन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं। और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का क्रिस्टलाइजेशन वाला टेम्परेचर बहुत लो होता है। हल्के फुल्के लो टेम्परेचर पे ये क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होते हैं। तो उन्होंने अपने आप को बचा लिया कि जैसे जैसे बॉडी का टेम्परेचर लो हो रहा है, प्लांट अपने मेम्ब्रेन के अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड की जगह
कौन से फैटी एसिड जमा करना शुरू कर देते हैं? अनसैचुरेटेड। अब क्रिस्टलाइजेशन नहीं होगी, मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी, मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी कायम दायम रहेगी, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल चलता रहेगा और प्लांट सेल सरवाइव करते रहेंगे। लेकिन ये कन्वर्जन वाला प्रोसेस टाइम टिकिंग प्रोसेस है, इसमें वक्त लगेगा। यही वजह है कि अगर प्लांट को रैपिड चिलिंग दी जाए, उनका टेम्परेचर अचानक ही लो कर दिया जाए, तो प्लांट डेड हो जाते हैं। रैपिड चिलिंग का मतलब है कि एक प्लांट तेज धूप में पड़ा हुआ है, शदीद गर्मी वाले माहौल में, आप उसको उठाएं और अचानक इंतहाई ठंडे टेम्परेचर एनवायरनमेंट में उसको रख दें, बेटा प्लांट सरवाइव नहीं करेगा। क्यों? कि प्लांट को इतना मौका ही नहीं मिला कि वो अपने सैचुरेटेड फैटी एसिड को अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में कन्वर्ट कर पाए। और देखें अल्लाह के फैसले, माहौल में जब भी टेम्परेचर चेंज होता है यकदम नहीं होता। कभी ये नहीं हुआ कि रात को सोए तो शदीद गर्मी का मौसम था, सुबह उठे तो बर्फबारी हो रही हो। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में मौसमियाती तब्दीलियां, दर्जा हरारत की तब्दीली ग्रेजुअल होती है, आहिस्ता आहिस्ता। शदीद गर्मी से गर्मी कम होती जाती है और फिर कई महीनों के बाद जाके सर्दी का मौसम आता है और प्लांट को भरपूर मौका मिल जाता है कि वो अपने सैचुरेटेड फैटी एसिड को अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में कन्वर्ट कर लें। एक और कंडीशन की तरफ आ जाते हैं, फ्रीजिंग टेम्परेचर। इससे प्लांट अपने आप को कैसे बचाते हैं? तो इसके लिए पहले हमें ये तो पता हो कि फ्रीजिंग टेम्परेचर के प्लांट सेल के ऊपर क्या बैड इफेक्ट हो सकते हैं। बचाने की बात तो बाद में करेंगे। मैं एक डायग्राम ड्रॉ करने लगा हूं, स्क्रीन पर ध्यान रखिएगा। ये आप सपोज कर लें जी प्लांट सेल है, उसकी सेल वॉल है, फिर ये प्लांट सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है। फ्रीजिंग टेम्परेचर की, और ये ब्लू कलर में जो डॉट लगाए हैं ये साइटोप्लाज्म है और ये सेल के बाहर भी वाटर मौजूद होता है। अब फ्रीजिंग टेम्परेचर में सेल के बाहर जो वाटर होता है वो आइस क्रिस्टल्स की शक्ल अख्तियार कर लेता है, ये बर्फ की शक्ल अख्तियार कर लेता है। इसी तरह जो साइटोप्लाज्म में 80-90% वाटर है वो भी फ्रीज होना शुरू हो जाता है और सेल के अंदर भी आइस क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाते हैं। अब जो सेल के बाहर आइस क्रिस्टल बनी हैं ये सेल वॉल के साथ टकराती हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सेल वॉल एक रिजिड स्ट्रक्चर है, हार्ड स्ट्रक्चर है। लेकिन जो सेल के अंदर आइस क्रिस्टल्स हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ टकराएंगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फट जाएगी। ये वैक्यूल के साथ टकराएंगे, वैक्यूल की मेम्ब्रेन फट जाएगी। ये क्रिस्टल्स, ये आइस क्रिस्टल ऑर्गेनेलिस की मेम्ब्रेन के साथ टकराते हैं और ऑर्गेनेली की मेम्ब्रेन फट जाती हैं, सेल डेड हो जाते हैं। इसका मतलब जो सेल के बाहर आइस क्रिस्टल बन रही हैं तो वो बनती रहें, प्लांट के ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं। असल इशू है कि जो सेल के अंदर आइस क्रिस्टल्स बन रही हैं इनको ना बनने दिया जाए। इनको बनने से कैसे रोका जाए? प्लांट के पास क्या तरीका है ये बताने से पहले एक डेली लाइफ का क्वेश्चन आपसे, जो केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा। आपके पास एक बर्तन में सादा पानी है और एक बर्तन में बहुत नमकीन या बहुत मीठा पानी है। दोनों को आप रेफ्रिजरेटर में रख दें, किस में पहले बर्फ बनेगी? सादा पानी। सादा पानी। क्योंकि जितना हम पानी में सल्यूट ऐड करते जाते हैं उसका फ्रीजिंग पॉइंट उतना लो होता जाता है। बिल्कुल यही तरीका, एग्जैक्टली यही मेथड प्लांट सेल यूज करता है।
जैसे जैसे फ्रीजिंग टेम्परेचर अप्रोच हो रहा होता है और बॉडी का टेम्परेचर लो हो रहा होता है, तो प्लांट सेल अपने अंदर साइटोप्लाज्म में बहुत सारे सल्यूट को इकट्ठा कर लेते हैं। इन सल्यूट की वजह से साइटोप्लाज्म कंसंट्रेटेड हो जाता है और फिर आसानी से क्रिस्टलाइज नहीं होता, आइस क्रिस्टल बनना रुक जाती हैं। हम कह सकते हैं कि साइटोप्लाज्म सुपर कूल हो गया है। सुपर कूल का मतलब क्या है कि बहुत लो टेम्परेचर में भी, फ्रीजिंग टेम्परेचर में भी आइस क्रिस्टल्स नहीं बनेगी। तो ये फ्रीजिंग टेम्परेचर से बचने का प्लांट के पास एक मेथड है। तो सल्यूट कंसंट्रेशन चेंज कर दी जाती है, बल्कि सल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ा दी जाती है और इसकी वजह से सेल का फ्रीजिंग पॉइंट लो हो जाता है। तो दैट्स ऑल अबाउट थर्मो रेगुलेशन इन प्लांट। तो कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सर वो एक दफा बता दें कि सैचुरेटेड को अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में कन्वर्ट करने से क्या होता है? हाँ, उसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का जो है ये बहुत लो टेम्परेचर पे जाके क्रिस्टलाइज होते हैं। मॉडरेट लो टेम्परेचर पे ये क्रिस्टलाइज नहीं होंगे और मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी बरकरार रहेगी। जी बेटा, कोई और सर क्वेश्चन है? जी जी सर पूछिए ये पूछिए। प्लांट्स अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कैसे चेंज कर लेते हैं? हाँ, ये फर्क क्या है बेटा सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में? वेरी सिंपल, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होंगे तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होगा ना, या ट्रिपल बॉन्ड होंगे। तो अब सिंपल सैचुरेटेड फैटी एसिड में से एंजाइम की मदद से हाइड्रोजन रिमूव कर दी जाती है। जिन कार्बन से